So hello everyone and very good evening to all of you. This is third lecture of surface chemistry. Till last lecture, till lecture number 2, we had already studied what is adsorption, what is physical adsorption and chemical adsorption. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं. लास्ट के लेक्चर में हम कैटलिस्ट के बारे में भी कुछ चीजें जाने थे. आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करते हैं, कैटलिस्ट का एक्शन कैसे होता है. तो इन सारी चीजों की आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे. कैटलिस्ट का एक्शन कैसा होता है. तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, आज के कैटालिटिक एक्शन को. सबसे पहले हम बातें करेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं. अभी तक हम ये जानते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकता है या बढ़ा सकता है. दैट वी ऑलरेडी नो. कैटलिस्ट ये काम कर सकता है. कैसे कर सकता है कैटलिस्ट ये काम, वो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट के कैटालिटिक एक्शन के लिए. देखिए, होमोजीनियस कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरमीडिएट बना लेता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. SO2 और O2 की रिएक्शन होके SO3 एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है मान लो, और हमने NO एज अ कैटलिस्ट ले लिया. मान लीजिए NO को हमने कैटलिस्ट ले लिया. तो देखिए होगा क्या, SO2 और O2 जब मिल रहे हैं तो यहां पर NO सबसे पहले, ये जो NO कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट O2 के साथ रिएक्ट करेगा सबसे पहले. तो हमने जो कैटलिस्ट लिया है NO, वो O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 का फॉर्मेशन करेगा, वो इंटरमीडिएट होगा. ठीक है, अभी जो NO2 बन गया है, अब ये NO2 जाएगा SO2 के पास, और SO2 के पास जाके SO3 बना देगा. और NO देखिए, NO कौन है, ये वही तो है जो हमने लिया था स्टार्टिंग में. तो कैटलिस्ट हमें एज इट इज ऑब्टेन हो गया. तो कैटलिस्ट का काम क्या था भाई, कैटलिस्ट का काम यहां पर ये है, अगर होमोजीनियस कैटलिस्ट है तो होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करता है, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, और फाइनली उस इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और कैटलिस्ट एज इट इज मिल जाता है. तो कैटलिस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम नहीं होता. बात समझ में आई कि होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करता है. अगर मान लो ये नहीं होता, मान लो NO नहीं होता, तो क्या SO2 और O2 रिएक्ट करके SO3 नहीं बनाते? डेफिनेटली बनाते, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता वो काफी स्लो होता. बात समझे. तो NO के आ जाने की वजह से NO फटाक से O2 से रिएक्ट करके NO2 बना लेगा, और जब NO2 SO2 के पास जाएगा तो फिर से बहुत तेजी से रिएक्ट करके SO3 बना लेगा. लेकिन अगर NO नहीं होता तो NO2 बनता ही नहीं, और अगर NO2 नहीं बनता तो SO2 बहुत जल्दी रिएक्ट करके SO3 नहीं बनाता. इसको ऐसे समझ सकते हैं आप. तो कैटलिस्ट का काम यहां पर है स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देना. तो मैंने इस वाले सेक्शन में आपको यह बताया है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट काम कैसे करते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट का कैटालिटिक एक्शन कैसा होता है, वो सारी बातों को यहां पर बताया गया है. तो आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं. हेडिंग इज कैटालिटिक एक्शन. कोई अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना. आज का भी लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा. जितना आज मैं कर सकता हूं उतना करूंगा. इन पॉइंट्स को जल्दी से लिख लेंगे अगर आपको समझ में आ गया है तो. होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करता है उसके बारे में यहां पर डिस्कशन किया गया है. लास्ट में हमको कैटलिस्ट एज इट इज मिल गया.
वो ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम नहीं हुआ। चलिए जल्दी से लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट में या सेकेंडली हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट कैसे काम करता है। तो हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट के लिए कैटेलिटिक एक्शन की बात करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ जाता हूं। सेकेंड इज फॉर हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट। सॉलिड कैटेलिस्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी कैटेलिस्ट जो सॉलिड फेस में लिया गया है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में गैसियस फेस में रहेंगे और कैटेलिस्ट सॉलिड फेस में होगा। तो यहां पर हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट इंटरमीडिएट नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है, हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया फॉर एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये एक पॉइंट है, वापस से रिपीट कर रहा हूं। हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट एक सरफेस एरिया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जहां पर रिएक्शन जल्दी से हो सकती है। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड कर देगा जहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आकर रिएक्ट करेंगे, बीच में इंटरमीडिएट बनेगा और फिर आके प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझे? अभी जैसे समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे स्टेप नंबर 1 में रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लिया ए और बी की रिएक्शन हो रही है, सुनना ध्यान से, ए और बी का रिएक्शन होके ए भी एक मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा स्टार्टिंग में देखो कैटेलिस्ट है, ये जो सरफेस प्रोवाइड हुई है ना, ये कैटेलिस्ट की वजह से हुई है। तो इस कैटेलिस्ट की सरफेस पर ए और बी के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होंगे। ठीक है, फैलेंगे ए और बी के मॉलिक्यूल और आके एड्सॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन कराने के लिए फ्री कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, फ्री कर देना। स्टेप नंबर 2 में जब फ्री कर देंगे तो कैटेलिस्ट की सरफेस पर आके एड्सॉर्प्शन हो जाएगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटेलिस्ट, ये सेकेंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां पर एक ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पहले देखो यहां पर एड्सॉर्प्शन जब हुआ तो यहां पर कैटेलिस्ट के साथ ए और बी ने एक बॉन्डिंग बना ली, मतलब ए का एड्सॉर्प्शन हुआ ना कैटेलिस्ट की सरफेस पर, तो ए की कैटेलिस्ट के साथ बॉन्डिंग बन गई और बी की भी कैटेलिस्ट के साथ बॉन्डिंग बन गई। तो ये तो एक बॉन्ड बन ही चुका है। अब ये बॉन्ड यहां पर टूटना स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 3 में, और साइमल्टेनियसली ए और बी के बीच में भी बॉन्ड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये वाला तो जो ये बॉन्ड है, ये नया बॉन्ड है, दिस इज न्यू बॉन्ड। और ये जो टूट रहा है, दिस इज ओल्ड बॉन्ड, ये ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है। तो यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग और साइमल्टेनियसली नए बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो स्टेप 3 में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब स्टेप 4 में भाई प्रोडक्ट बन गया। कंप्लीटली पुराना वाला बॉन्ड टूट चुका है, नया वाला बॉन्ड कंप्लीटली बन चुका है। तो यहां पर प्रोडक्ट ए बी बन चुका है। अब ये प्रोडक्ट ए बी का डिफ्यूजन करा देंगे, डिसॉर्प्शन करा देंगे। ठीक है, अभी तो ये एड्सॉर्ब है ना, ठीक है, सरफेस पर, तो अब इसका हम क्या कराएंगे, डिसॉर्प्शन करा देंगे। तो स्टेप 5 में डिसॉर्प्शन हो जाएगा, अब ये हट जाएंगे सरफेस से और फाइनली ये डिफ्यूज हो जाएंगे इन अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ए बी। तो यहां पर हमने क्या किया, ए और बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लिया प्लस कुछ कैटेलिस्ट ले लिया, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट ए बी बन चुका है इस तरीके से। मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, उसके बाद लिखना है सारी चीजें। देखो यहां पर क्या होगा, किसके लिए बातें कर रहे हैं हम लोग, हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट के लिए बात कर रहे हैं, सॉलिड कैटेलिस्ट के लिए बात हो रही है। तो यहां पर हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देंगे, उस सरफेस एरिया पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे, एड्सॉर्ब होंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली प्रोडक्ट बनके वो डिफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सिंपल सी बात है और हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट ऐसे ही काम करता है। तो आप लिख लेंगे ये।
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स याद रखेंगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो अभी तक हमने ये सीख लिया है कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे अपने एक्शन को प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो ये कंप्लीट कर लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एंजाइम, और एंजाइम के बारे में कुछ बातें सीखेंगे यहाँ पर क्या होता है एंजाइम। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए एंजाइम जो होते हैं दीज आर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट इज फाउंड इन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। दीज आर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन कंटेन्ड होता है। ठीक है, और ये कहां पर पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि ये कैटलिस्ट होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए उन्हें आप क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। दीज आर कॉल्ड एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। दो एंजाइम की बात हो रही है यहां पर, एक एंजाइम है इन्वर्टेज और एक है माल्टेज। देखिए क्या होता है, मान लीजिए केन शुगर लिया मैंने, ठीक है, और केन शुगर का हाइड्रोलिसिस कराया, मतलब पानी के साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, केन शुगर का मैंने पानी के साथ रिएक्शन कराया, एक बार तो इन्वर्टेज ले लिया, ब्रेकिंग करा रहे हैं, बेसिकली डिकम्पोजिशन कर रहे हैं केन शुगर का। तो केन शुगर को डिकम्पोज कर रहे हैं दो एंजाइम लेके, वन एंजाइम इज इन्वर्टेज एंड अदर एंजाइम इज माल्टेज। तो हमने क्या देखा, जब हमने इन्वर्टेज लिया तो केन शुगर डिकम्पोज हो गया ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, लेकिन जब हमने माल्टेज लिया, माल्टेज नाम के एंजाइम को लिया और कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट जैसे ही काम कर रहा है, ये तो पार्ट नहीं है रिएक्शन का। ठीक है, ये तो कैटलिस्ट हैं, ये इन्वर्टेज और माल्टेज, ये जो एंजाइम्स है ना, ऑल दीज आर कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ही है, इनको कैटलिस्ट ही सोचेंगे। ठीक है, तो केन शुगर को अगर इन्वर्टेज कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर वी आर गेटिंग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये समझ गए। लेकिन अगर माल्टेज के साथ सेम चीज हम माल्टेज के साथ करा रहे हैं, केन शुगर की रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, देन वी आर ऑब्टेनिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस। अभी इस डिफरेंस की बात मैं आगे करूंगा, अभी के लिए आप पहले ये 2 पॉइंट लिखना स्टार्ट करें एंजाइम्स के अंदर। तो एंजाइम इज नथिंग बट अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलेंगे हम उसे। और आप दूसरा पॉइंट याद रख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये। बाकी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो एंजाइम्स को बहुत अच्छे से समझते होंगे। एंजाइम्स के बारे में हम केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई करते हैं, तो इतना ज़्यादा अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत सरफेस केमिस्ट्री में पार्ट है, तो वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दो एग्जाम्पल दिए मैंने यहाँ पर एंजाइम के, जिसमें केन शुगर का पानी से रिएक्शन कराया गया इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंड माल्टेज। तो इन्वर्टेज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला, और माल्टेज में हमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिल गए हैं। तो इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को आप लिख लेना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये दोनों रिएक्शंस लिख ली होंगी।
कुछ और पॉइंट्स एंजाइम्स के बारे में जिन्हें जान लेते हैं। एंजाइम्स आर हाईली इफिशिएंट, इनकी इफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर थोड़ा सा भी हमने एंजाइम यूज कर लिया तो हमारा काम काफी हद तक काफी ज्यादा हो जाएगा, तो इनकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है। दे आर हाईली इफिशिएंट। फोर्थ पॉइंट है दे आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बोलने का मतलब है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेंगे, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेगा। सबके कोई भी रिएक्शन में हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते एक एंजाइम को हम किसी भी रिएक्शन के लिए यूज कर दें कैटेलाइज करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। एंजाइम्स के अंदर स्पेसिफिसिटी जो होती है काफी हाई होती है। अभी लॉक एंड के मॉडल से इस चीज को समझेंगे। एक पर्टिकुलर रिएक्शन को एक पर्टिकुलर एंजाइम ही कैटेलाइज कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है दे नीड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर देयर एक्शन। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है कुछ रेंज में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज की जरूरत होती है इनके एक्शन के लिए। सिमिलरली दे नीड ऑप्टिमम पीएच फॉर देयर एक्शन, तो इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है, ठीक है। टेम्परेचर कंडीशन और पीएच कंडीशन ऑप्टिमम होनी चाहिए एंजाइम के एक्शन के लिए। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है, एंजाइम हाईली इफिशिएंट होता है, एंजाइम नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे आर फाउंड इन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो ये कुछ सारी बातें हैं एंजाइम्स के बारे में जो आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहां तक 6th पॉइंट तक आप लिख लें फटाफट। बहुत सारा ज्ञान आपको एंजाइम का बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में एंजाइम्स की स्टडी कराई जाती है, तो आपको वहां पर भी एंजाइम के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। अभी के लिए बस आप यहाँ पर इस चैप्टर के लिए इतने ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इतने पॉइंट्स याद रखें, अपने दिमाग में रखें। चलिए जल्दी से लिख लेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे लॉक एंड की मॉडल की, जो ये दिखाता है कि एंजाइम कितना हाईली स्पेसिफिक होता है, ये शो करता है लॉक एंड की मॉडल। चलिए तो आपने यहां तक अब लिख लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल बेसिकली स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को शो करता है कि कितना स्पेसिफिक होता है एंजाइम का एक्शन, उसको शो करेगा लॉक एंड की मॉडल। देखो लॉक एंड की मॉडल क्या है, जैसे मान लीजिए एक ऐसी बात समझिए, एक पर्टिकुलर ताला है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, ठीक है। तो वही बात है कि एक पर्टिकुलर ताले को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, उसी से वो ताला खुलेगा। इसी प्रकार से एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है, कैटेलिटिक एक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट से आप समझ सकते हैं, मतलब ये सबस्ट्रेट है। अब इसको हमें क्या करना है, डिकम्पोज कराना है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इसको हमें तोड़ना है। बेसिकली एंजाइम्स डिकम्पोजिशन के लिए यूज होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर भी कई सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो हमारे खाने को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट को हमें डिकम्पोज करना है। तो इस सबस्ट्रेट को डिकम्पोज करने के लिए इसी प्रकार का एक एंजाइम मुझे लेना पड़ेगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। एक सेकेंड रुक जाओ, मेरी बात को सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए मेरे को एक ऐसा ही एंजाइम चाहिए, इस तरीके के स्ट्रक्चर का। अगर हमने कोई और एंजाइम ले लिया, मान लो ऐसे कोई स्ट्रक्चर का ले लिया, तो इस सबस्ट्रेट के अंदर ये फिट नहीं होगा। ध्यान से सुनेंगे, इस सबस्ट्रेट के अंदर ये वाला एंजाइम जो रेड कलर से मैंने बनाया ये फिट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, बात समझे, और वो एंजाइम कुछ ऐसे होगा जो इसके अंदर फिट हो जाए। तो यहां पर देखिए आप, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के अंदर फिट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा, और थोड़ी देर में ये अपना एक्शन स्टार्ट करेगा और इस सबस्ट्रेट को तोड़ देगा।
इस सबस्ट्रेट को डिकम्पोज कर देगा किसमें, प्रोडक्ट्स में। इसको हम पी बोल रहे हैं, पी का मतलब है प्रोडक्ट। तो यहां पर इस एंजाइम ने इसको दो भागों में तोड़ दिया, डिकम्पोज कर दिया। देखिए एंजाइम वैसे का वैसे ही है, इसका मतलब एंजाइम तो कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो तो सिर्फ डिकम्पोज करने के काम में आया। तो E+S मिला, इसने एक ES इंटरमीडिएट बनाया सबस्ट्रेट के साथ मिलके, और फाइनली प्रोडक्ट को निकाल दिया और एंजाइम एज इट इज ऑब्टेन्ड हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, तो ये लॉक एंड की मॉडल ये समझाने की कोशिश करता है कि एंजाइम का जो एक्शन होता है वो कितना हाईली स्पेसिफिक होता है। तो इसको भी आप बना लेंगे, शायद ये बायोलॉजी में भी आपको पढ़ाया जाता है लॉक एंड की मॉडल, वहां पर भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये सब चीजें शायद से तो बताई जाती होंगी। ये लिख लेंगे, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये बना लिया होगा, और नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। So next heading will be safe selective catalyst। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट आइए समझते हैं। इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, दैट इज कॉल्ड जियोलाइट्स। इनको जियोलाइट्स भी बोला जाता है। तो जियोलाइट्स बेसिकली क्या है? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट हैं। जियोलाइट्स आर सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट का। पर्टिकुलर शेप के लिए सेलेक्टिव होते हैं ये, ठीक है, पर्टिकुलर शेप के लिए सेलेक्टिव होते हैं। जैसे अब जब इनका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है तो इसी प्रकार से कोई सबस्ट्रेट के अंदर ये फिट हो सकते हैं ना, ठीक है। तो वो बात हो गई कि ये पर्टिकुलर शेप को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे समझ सकते हो। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होगा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो आपको ये व्हाइट कलर से दिखाया गया सामने। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आजकल के कूलर के जो पैड होते हैं वो भी हनीकॉम्ब से बने होते हैं। तो आप वो देख सकते हैं, जो कूलिंग पैड होते हैं जिन पे पानी गिरता है और पानी की वजह से वो कूलर के अंदर कूलिंग आती है, पानी गिरने की वजह से उसका इवोपोरेशन होता है, ठीक है। तो उनका जो पैड होता है वो हनीकॉम्ब पैड आजकल बनाए जा रहे हैं। तो आप वहां पर अपने कूलर में देख सकते हैं, अगर मॉडर्न कूलर है आपका तो। एक घास वाले कूलर भी आते थे, घास वाले कूलर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलिए, सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखना है, ये होते क्या हैं उसकी बात हम आगे करेंगे। दीज आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। भाई इनका फॉर्मूला ये दिखाया जा रहा है। फॉर्मूला क्या है जियोलाइट्स का? जियोलाइट्स का फॉर्मूले की बात की जा रही है। दीज आर माइक्रोपोरस, मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होंगे, बहुत छोटे छोटे छेद होंगे, ठीक है। हनीकॉम्ब में भी होता है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो दीज आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। लेकिन यहां पर एल्यूमिनोसिलिकेट, अब एल्यूमिनोसिलिकेट क्या है उसको समझो। देखो, सिलिकेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो SiO है। SiO कहीं पर है तो हम बोलेंगे देयर इज सिलिकेट। सिलिकेट को ऐसे बोल दिया SiO, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ठीक है। तो इसको सिलिकेट बोल दिया। अब अगर एक सिलिकॉन को हटा के मैंने इसकी जगह एल्यूमिनियम लगा दिया तो आई विल से दिस इज एल्यूमिनोसिलिकेट, ठीक है। तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज तो ये हो गया एल्यूमिनोसिलिकेट। और वैसे कैसा होता है? माइक्रोपोरस। स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। अब भाई चौथा पॉइंट क्या याद रखेंगे? इसका एक एग्जांपल है विच इज वेरी वेरी पॉपुलर एग्जांपल, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है। ZSM5। ZSM5 एक प्रकार का सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, जियोलाइट है। इसका काम होता है अल्कोहल को गैसोलाइन में कन्वर्ट कर देना। अल्कोहल, शराब को
पेट्रोल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, अल्कोहल को गैसोलाइन में कन्वर्ट कर देने का काम कौन करता है? ZSM-5 करता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट या जियोलाइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप लिख लो, लिखते लिखते भी याद करते चलना। मुझे ये तो नहीं पता तुम बायो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इकोलॉजी जो मैंने बोला था तुम्हें, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि वो लास्ट के 4 चैप्टर मेरे हिसाब से आसान चैप्टर हैं, उनको आप समझ सकते हो खुद भी। तो आप पहले वो तो कर लो कम से कम। अभी जो टाइम, जितना भी टाइम हमें मिल रहा है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं वहां पर, तो आपको वो कर लेना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। और दूसरी बात ये कि मोरल एजुकेशन बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर 6 बजे का लेक्चर है और 6 बजे के बाद जो मेडिटेशन सेशन होता है हमारा 2-3 मिनट का, उसको जो अटेंड नहीं करता और फालतू समझता है, मुझे ऐसा लगता है वो मूर्खता करता है। बाकी उसका खुद का वो डिसीजन है, वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लेक्चर। इन पॉइंट्स को जल्दी जल्दी लिख लेंगे। 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ZSM-5 इज अ सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जिसका एग्जांपल आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में भी प्रोवाइडेड है। काम क्या होता है इसका? ये अल्कोहल को गैसोलाइन में कन्वर्ट कर देता है। आज का लेक्चर छोटा सा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए मैं बस ले रहा हूं आज का लेक्चर, क्योंकि ये कंटेंट ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। चलिए 4th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से एक नया सेक्शन चालू हो गया। देखिए अभी तक हमने एड्सॉर्प्शन की बातें की थी सबसे पहले, फिर हमने कैटलिस्ट के बारे में कुछ बातें करी, एंजाइम्स की बातें कर ली। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं? ये वो वाला सॉल्यूशन नहीं है जो हमने चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा था सॉल्यूशन, वो तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, उनके बारे में वो चैप्टर था। यहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ही बातें करेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपका यहां तक लिख के हो गया हो ZSM-5 तक, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए 3 प्रकार के सॉल्यूशन हम जानते हैं। वन इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज कोलॉइड, और तीसरा है सस्पेंशन। इस चैप्टर में हम सिर्फ कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बातें हो रही हैं तो आपको तीनों बताना जरूरी है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला है ट्रू सॉल्यूशन, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। सेकेंड वन है कोलॉइड, और तीसरा है सस्पेंशन, ठीक है। एक एक करके तीनों के बारे में हम पहले समझ लेते हैं, तीनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन की बातें करते हैं। जैसे चीनी और पानी को घोल बना लिया आपने, या ग्लूक है ना, चीनी पानी या नमक पानी का जो सॉल्यूशन आपने बनाया, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, वो वास्तविक सॉल्यूशन है। इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है, कह सकते हो जो सॉलिड सॉल्यूट का साइज है, वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, ठीक है। मतलब चीनी और पानी जब घुल जाएगा तो घुलने के बाद जो पार्टिकल का साइज होगा वो इतना छोटा होगा कि वो विजिबल नहीं होगा, ऐसे नहीं देख सकते। तो पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, उसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि हर जगह पार्टिकल एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पूरे सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन में जो चीनी के पार्टिकल्स होंगे, शुगर के पार्टिकल्स होंगे,
वो एक समान डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे कहीं पर भी, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज होमोजीनियस सॉल्यूशन। एग्जांपल इज वेरी सिंपल, ग्लूकोज प्लस वाटर, या चीनी पानी या नमक पानी, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें हो गई। अब अगर बात मैं करूं कोलॉइड के बारे में, तो कोलॉइड इज वेरी सिंपल। इसमें थोड़ा पार्टिकल का साइज होता है बड़ा, जैसे पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो सकता है, और उसको हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अंधेरे कमरे के अंदर अगर किसी एक छोटे से होल से कोई रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी में बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। तो बेसिकली डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो कोलॉइड्स हैं, वो विजिबल हो सकते हैं अगर रोशनी डाली जाए तो। बाद में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैं वो बता दे रहा हूँ। कोलॉइड की तो हम फर्दर बड़ी स्टडी करेंगे, मतलब वास्ट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, डेप्थ में पढ़ेंगे कोलॉइड को। तो थर्ड पॉइंट है इसका एग्जाम्पल, स्टार्च। स्टार्च और वाटर का घोल बना रहे हो आप, ठीक है। स्टार्च और वाटर का घोल बोलने का मतलब क्या है, जैसे कॉर्नफ्लोर ले लो, कॉर्नफ्लोर और पानी का घोल बना दिया। आटा, और जो आटे का वो आटा है, ठीक है, उसको ले लो और वाटर ले लो, घोल बना दो, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। या आप प्रोटीन पाउडर ले लो और वाटर को मिला दो, तो यहां से भी आपको कोलॉइड ही मिलेगा। मिल्क भी एक कोलॉइड होता है, ब्लड भी एक कोलॉइड होता है, तो बहुत सारे कोलॉइड होते हैं। हम धीरे धीरे बात करेंगे कोलॉइड के बारे में। अभी के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बोला जाएगा इसको, ठीक है। थर्ड इज सस्पेंशन, जैसे मिट्टी को पानी के अंदर घोल दो तो सस्पेंशन बन जाता है, तो वो बात है। ये सब आप लोग भी जानते होंगे, एक बार मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ। पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, तो ऐसे ही विजिबल हो जाते हैं। ऑब्वियसली देयर आर हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी को घोल दोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। तो ये है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जिन्हें आपको अभी कॉपी में लिख लेना चाहिए। इन्हें लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक जब ये हो जाए तो एक नोट पॉइंट है जो लास्ट के लेक्चर में ही लिखा देना चाहिए था, लेकिन मुझे याद बाद में आया, तो उसको मैं अब इंक्लूड कर रहा हूँ। जब ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में तीनों लिख लेना, तो ये कहीं पर भी पॉइंट लिख लेना, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट ये है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, या थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो 1 मिनट और वेट किया, फिर बोलता हूँ, तब तक लिख लो। ठीक है, चलो। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ नोट करने को, कहीं पर भी नोट कर सकते हो, यहाँ पर भी, मतलब जस्ट आफ्टर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद नोट कर लो, या पहले जहां पर फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन लिखा था वहां पर नोट कर सकते हो। एक पॉइंट है जो याद रखना, फिजिक्स ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिक्स ऑप्शन एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, इसको याद कर लेना। फिजिक्स ऑप्शन को केमिक्स ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अधिक टेम्परेचर पर, पॉइंट है जिसे आप याद कर लेंगे। और अगली हेडिंग लगा लेंगे कोलॉइड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे कोलॉइड्स, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
कोई डाउट पूछनी हो तो पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट है या कोई कोई भी ऐसी बात किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। बाकी आपको शायद सारे डीसी के सोल्यूशन मिल चुके हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने डीसी सॉल्व भी कर लिया होगा। केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है केमिकल काइनेटिक्स का, वो भी सॉल्व कर लिया होगा। और अगर नोट्स अच्छे से पढ़ा है तो मुझे नहीं ऐसा नहीं लगता कि केमिकल काइनेटिक्स में एनसीईआरटी में कुछ दिक्कत हो रही होगी। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आई विल सजेस्ट कि नोट्स को एक बार और पढ़ लो। मैं बार बार ये बोलूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलों पर थोड़ा ज़्यादा कमांड बनाना, थोड़ा ज़्यादा उसको ज़्यादा बारी रिवाइज करना, क्योंकि वो चीज़ें भूल सकती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा मोरल एजुकेशन पता नहीं मैं सिखा पाऊँगा आपको कि नहीं सिखा पाऊँगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग वाले सेशन जो मेडिटेशन सेशन है वो आप मिस ना किया करें। सबस्ट्रेट का मीनिंग मैंने बोला अभी रिएक्टेंट से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतर समझोगे। खाना खाया तुमने, खाना खाया ना, तो खाना डिकम्पोज हो रहा है, तो खाना है सबस्ट्रेट। पेट में खाने को डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो वहां पर बेसिकली जो खाना है उसको बोल दो सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट उस चीज को हमने बोल दिया, सबस्ट्रेट का मीनिंग ये है। कुछ सीखना चाहते हो तो आपको शांत मन से सीखना पड़ेगा। अब आपका मन शांत है कि नहीं शांत है ये तो मैं नहीं जानता। स्टार्टिंग में मैं आपको 2 मिनट का इसीलिए सेशन करवाता हूँ कि आप रोज मेडिटेट किया करो, आंख बंद करके कुछ भी मत सोचा करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो तो तुम्हें ऐसे ही नहीं समझ में आएगी, जब करते रहोगे तभी समझ में आएगी। चलो बहुत अच्छा है कि आप लोग फॉलो करते हैं। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, कोई चीज़ आपसे नहीं सॉल्व हो पा रही है, डीसीए के सॉल्यूशंस मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको देख लेना। बाकी उससे रिलेटेड कोई डाउट है या एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स अगर नहीं सॉल्व हो पा रही हैं, उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो मुझसे अभी बोल सकते हो तुम, तो उसका सल्यूशन मैं बता सकता हूँ क्या सल्यूशन है। वापस से बोलूँगा, केमिस्ट्री में अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं अच्छे से एनसीईआरटी के स्पेशली, तो आई विल सजेस्ट कि नोट्स को पढ़ लो 2-3 बार और, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नोट्स अगर अच्छे से पढ़े हों आपने और आप बोल रहे हो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जो डीसीए वगैरह भेजे गए हैं, तो डीसीए में भी काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन हैं, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ क्वेश्चन कवर हुआ है। इससे ज़्यादा केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है। आई डोंट रिकमेंड इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने का ज़रूरत है, तो इससे ज़्यादा करना भी मत किसी बुक से। अगर तुम चाहते हो फिर भी कर लेना, बट मेरी इच्छा नहीं है। तुम इन्हीं चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, रिवीजन इज मस्ट। चलो, तो तुम्हारी कोई डाउट नहीं है, मैं इस सेशन को अब एंड करता हूँ। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.